राज्य के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर जो अधिसूचना विभाग ने जारी किया है वह केवल एक छलावा है। एक भी शिक्षक को स्थानांतरण का लाभ नहीं मिलेगा। साथियों, आपको याद होगा कि पिछले वर्ष जो एक लंबी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी थी, बहुत लंबा हड़ताल खींचा, लेकिन कोरोना हड़ताल अपने परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। खैर, वो बीते दिनों की बात हो गई। पिछले साल चुनाव से पहले हम सभी शिक्षकों के लिए एक सेवा शर्त नियमावली सरकार लेकर आई। सेवा शर्त नियमावली में ही सरकार ने यह सहमति जताई कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों को उनके गृह जिले में स्थानांतरण किया जाएगा और जो सामान्य शिक्षक है उनको पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी जाएगी। इसके संबंध में उनके प्रशासनिक विभाग अर्थात शिक्षा विभाग बाद में विस्तृत दिशा निर्देश निकालेगी। हुआ भी ऐसा, सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी को यह दायित्व दिया गया कि आप इसके जो कानूनी पक्ष है, स्थानांतरण कैसे होगा, किन शर्तों पर होगा, इस पर एक विस्तृत कार्य योजना बना करके विभाग को समर्पित कीजिए और विभाग उसके बाद निर्णय लेगी। अभी जो अधिसूचना जारी हुई है उस अधिसूचना में सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि 12 जनवरी 2021 को कमेटी ने सरकार के समक्ष अपना मंतव्य दिया था और उसी मंतव्य पर विचारों उपरांत यह अधिसूचना जारी की गई है। आज हम उसी अधिसूचना के खामियों, उसके गुणों की व्याख्या करने के लिए बैठे हैं। चलिए, हमारे पास अधिसूचना की कॉपी है, एक एक करके इस पर बात करते हैं। अधिसूचना के मुख्य प्रावधानों को पढ़ने से पहले सरकार ने एक लाइन को बहुत हाईलाइटेड करके लिखा है, जरा उसको पढ़ते हैं। रिक्त पद की गणना में नियुक्ति हेतु विज्ञापित रिक्त पदों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब सरकार का ये कहना है जिस पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है उन पदों को स्थानांतरण में शामिल नहीं किया जाएगा। अर्थात अब जो है प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों चाहे माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का स्थानांतरण नए पदों पर किया जाएगा। जो पद या तो सृजित हो चुके होंगे या सृजित होने वाले होंगे उन पदों पर किया जाएगा। अब जरा सोचिए, इसके भी दो पहलू हैं, एक प्रारंभिक शिक्षकों का और एक माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों का। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए 90,000 रिक्त पदों पर बहाली की प्रक्रिया अभी चल रही है और माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के लगभग 25 से 30,000 पदों पर बहाली की प्रक्रिया चल रही है। दोनों प्रक्रिया एक साथ चल रही है। अब चूँकि प्रारंभिक विद्यालयों में जो नए पद सृजित होंगे या पद जो खाली हैं उसकी गणना का काम अभी शुरू ही हुआ है और माध्यमिक के मामले में तो थोड़ी राहत हो सकती है क्योंकि माध्यमिक का लगभग 36,000 पदों का सृजन पहले ही किया जा चुका है, क्योंकि उसी पद को भरने के लिए सरकार ने तुरंत STET लिया था। आप सब लोग जान रहे हैं कि उसके परिणाम भी आ गए, लेकिन उन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन अभी नहीं निकाले गए हैं। इसलिए यह कहा जा सकता है कि माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक के मामले में जो पद 35-36 हज़ार नए सृजित हुए हैं उन पदों को स्थानांतरण में शामिल कर लिया जाएगा। समस्या प्रारंभिक विद्यालयों के लिए हो सकती है। पर अधिसूचना के अगले प्रावधान में जो है आवेदन करने के लिए शर्तों को निर्धारित किया गया है। इसमें एक शर्त वो है कि जिन शिक्षकों का सर्टिफिकेट अभी तक जाँच नहीं हुआ है या सर्टिफिकेट की जाँच चल रही है या उन पर कोई चार्ज है या अनुशासनिक कार्रवाई है, वैसे शिक्षक को आवेदन से वंचित रखा गया है। आप जरा सोचिए कि 2006 में पहली बहाली हुई, 2006 से पहले जो लोग थे उनका समायोजन 1 जुलाई 2006 से हो गया। आज 2021 चल रहा है। आप 6 से लेकर 21 लगभग 15 साल में आप शिक्षकों की सर्टिफिकेट की जांच नहीं कर पाए। क्या उम्मीद रखें आने वाले 1 महीने 2 महीने 4 महीने में आप उनकी जांच पूरी कर लीजिएगा? जांच एक सतत प्रक्रिया है, यह चलता रहेगा, लेकिन जांच के नाम पर उनको आवेदन से वंचित करना सही नहीं है। उनको आवेदन करने का छूट दिया जा सकता है क्योंकि स्थानांतरण के बाद वो शिक्षक नेपाल में जाके ज्वाइन नहीं करेंगे, स्थानांतरण के बाद वो शिक्षक झारखंड में ज्वाइन नहीं करेंगे, वो कहीं न कहीं बिहार के किसी हिस्से में रहेंगे। आप उसकी जांच तब भी कर सकते हैं जैसे अभी कर रहे हैं। इसलिए जांच के नाम पर उनको आवेदन से वंचित करना यह सही निर्णय नहीं है। अधिसूचना का अगला भाग कहता है कि महिला और दिव्यांग शिक्षक शिक्षिका अपने गृह जिले में 3 विकल्प देंगे और उन्हीं विकल्पों के आधार पर उनको जो है स्थानांतरण की सुविधा मिलेगी। एक तरफ कहा जा रहा है कि आप 3 विकल्प दीजिए,
दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि रिक्ति जिस कोटि के होंगे उस रिक्ति पर उसी कोटि के शिक्षक का स्थानांतरण हो पाएगा। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए पटना से 10 शिक्षिका सीतामढ़ी आने के लिए आवेदन करती है। संयोग ऐसा है कि 10 शिक्षिका सामान्य कोटि की है और हिंदी विषय में है, मतलब उनका विषय भी समान है और कोटि भी समान है। और सीतामढ़ी जिले में हिंदी के 5 पद रिक्त है और वो भी सामान्य कोटि के। अब हमें ज़रा ये समझाया जाए कि पटना से सामान्य कोटि के हिंदी विषय में 10 शिक्षिका सीतामढ़ी आने के लिए आवेदन देती है और सीतामढ़ी में सामान्य कोटि के हिंदी विषय में 5 रिक्त पद है, तो 5 रिक्त पद पर तो 5 महिला का स्थानांतरण हो जाएगा। लेकिन 5 जो महिला शिक्षिका आवेदन की हुई है सीतामढ़ी आने के लिए, उनका स्थानांतरण विभाग कहाँ करेगा? इस बात का जवाब इस अधिसूचना में विभाग को देना चाहिए था। एक शिक्षक साथी बार बार फेसबुक पर ये पूछ रहे थे कि इसमें 1 to 5 और 9 10 की चर्चा की गई है, +2 की चर्चा नहीं की गई है। देखिए 1 to 5 और 9 10 की चर्चा इसमें इसलिए किया गया है क्योंकि वह उदाहरण स्वरूप आपको समझाया जा रहा है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आप जिस श्रेणी के शिक्षक हैं आपको उसी श्रेणी के शिक्षक में स्थानांतरण के लिए आवेदन देना है। सपोज कीजिए कि कोई दूसरे जिला में बेसिक शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं तो वो अपने गृह जिले में आने के लिए स्नातक में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उनको बेसिक में ही अप्लाई करना होगा, मतलब उनका श्रेणी समान होना चाहिए। उसी तरीके से अगर आप +2 के शिक्षक हैं तो आपको +2 में ही आवेदन करना है, न कि आप माध्यमिक में चाहे 6 to 8 में आवेदन करेंगे। अधिसूचना में एक शर्त ये लगाया गया है कि आवेदन करते समय महिला शिक्षिका और दिव्यांग शिक्षक NOC लेकर के वहाँ साइट पर अपलोड करेंगे। आपको अपने नियोजन इकाई में जो नियोजन इकाई का एक कमेटी है उस कमेटी में ये आवेदन देना होगा कि भाई हम जो है अपना स्थानांतरण के लिए आवेदन करना चाहते हैं, हमको NOC दिया जाए। अब वो प्राधिकार आपके खिलाफ चल रहे चार्ज, आपको रुके हुए वेतन, आपके सर्टिफिकेट की जांच हुई कि नहीं हुई, आपकी बहाली संदिग्ध तो नहीं है, इन सभी बिंदुओं पर जांच करके और एक NOC आपको दे देगा और उस NOC के आधार पर आप जो है अपना आवेदन दे पाएंगे। जितना अच्छा यह बात कहने में और लिखने में आइडियल लग रहा है, अब ज़रा सोच करके देखिए कौन से शिक्षक अपने नियोजन इकाई में जाएंगे और नियोजन इकाई के सभी कमेटी के लोग वहां पर बैठ के उनका इंतजार कर रहे हैं कि आइए मास्टर साहब हम आपको NOC बनाकर दे देते हैं। यह पूरी तरह से शिक्षकों को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का शर्त है। एक तरफ कहते हैं कि हम पारदर्शी व्यवस्था ला रहे हैं, हम शिक्षकों का स्थानांतरण पारदर्शी तरीके से करेंगे, तो फिर उसमें नियोजन इकाई से NOC लेने की बात कहाँ से आ गई? इसको होना ही नहीं चाहिए। अधिसूचना का अगला जो शर्त है वह दिव्यांग शिक्षकों से संबंधित है। विभाग का मानना है कि हम उसे ही दिव्यांग शिक्षक की कोटि में मानेंगे, नियुक्ति ही दिव्यांग कोटि में हुई है और वैसे शिक्षक का स्थानांतरण उनके गृह जिले के दिव्यांग कोटि के रिक्त पदों पर ही होगी। यहाँ आपत्ति इस बात की है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति सामान्य पद पर हुई है और विद्यालय दूर होने के कारण आने जाने के क्रम में बस से या फिर ट्रेन से या फिर निजी वाहन से किसी दुर्घटना के शिकार हो गए और उस दुर्घटना में वे अस्थायी तौर पर दिव्यांग हो गए, तो क्या ऐसे शिक्षक को दिव्यांग कोटि में स्थानांतरण का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इस पर विभाग को सोचना पड़ेगा। अधिसूचना के अगले भाग में किसी रिक्ति पर प्राथमिकता को तय करने के लिए विभाग ने एक बिंदु को जोड़ा। विभाग कहता है कि यदि किसी शिक्षक के माता पिता या फिर कोई आश्रित किसी असाध्य रोग से पीड़ित है या उनके पुत्र पुत्री को कोई मानसिक या शारीरिक अपंगता है, तो वैसे महिला शिक्षिका और दिव्यांग शिक्षक को स्थानांतरण करते समय रिक्ति पर प्राथमिकता दिया जाएगा। यहाँ पर यह सुधार किया जा सकता था कि जो सामान्य शिक्षक है उस सामान्य शिक्षक को भी इस आधार पर स्थानांतरण देने का प्रावधान विभाग को करना चाहिए था। अधिसूचना का अगला भाग वरीयता से संबंधित है। वरीयता के मामले में अधिकांश शिक्षकों के मन में भ्रम है, लेकिन ये अधिसूचना में जो बातें बताई गई है उन बातों के आधार पर मैं आपको ये विश्वास से कहता हूँ, यदि आप किसी जिले से अपने गृह जिले में स्थानांतरण करवा कर आते हैं तो आपको न्यूनतम 1 दिन और अधिकतम 1 वर्ष के वरीयता का नुकसान सहना पड़ेगा। विभाग का कहना है कि जो शिक्षक
किसी दूसरे ज़िले से स्थानांतरण कराकर अपने गृह जिले में आते हैं तो उनका वरीयता उस गृह जिले में उस वर्ष, जिस वर्ष उस शिक्षक की नियुक्ति उस जिले में हुई थी, उसी वर्ष उनके गृह जिले के उस नियोजन इकाई में जितने शिक्षक योगदान किए होंगे उन सभी शिक्षकों के बाद के तिथि से उनका वरीयता निर्धारित किया जाएगा। अब इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए श्याम नाम का कोई शिक्षक पटना में 2014 में वे अपना योगदान फरवरी माह में दिए थे और आज वो चाहते हैं कि स्थानांतरण करा के हम सीतामढ़ी आ जाए। तो सीतामढ़ी जब उनका स्थानांतरण हो जाएगा तो सीतामढ़ी के जिस नियोजन इकाई में उनका स्थानांतरण होगा उस नियोजन इकाई में यह देखा जाएगा कि उनके विषय में 2014 में कितने शिक्षकों ने योगदान दिया है। मान लीजिए कि उनके विषय में सीतामढ़ी जिले के उस नियोजन इकाई में यदि 100 शिक्षकों ने अपना योगदान 2014 में दिया है तो 100वां जो शिक्षक योगदान जिस तिथि को दिया होगा उस तिथि के बाद की तिथि से श्याम जी का वरीयता निर्धारण किया जाएगा। सूचना का अगला भाग पारस्परिक स्थानांतरण से संबंधित है। पारस्परिक स्थानांतरण के बारे में शिक्षक अब तक जो समझ रहे थे वह यह समझ रहे थे कि यदि हम सोशल साइंस के विषय में किसी ज़िले में कार्यरत है तो हमको गृह जिले में जाने के लिए ऐसे शिक्षक को खोजना पड़ेगा जो मेरे विषय में वहाँ पर बहाल है और वो हमारे वर्तमान ज़िले में आना चाह रहे हैं। विभाग इसको और जटिल बना दी। अब विभाग का यह कहना है कि नहीं, पारस्परिक स्थानांतरण वैसे नहीं होगा। अगर कोई मोतिहारी का शिक्षक पारस्परिक स्थानांतरण के माध्यम से अपने गृह जिले सीतामढ़ी आना चाह रहे हैं तो सीतामढ़ी से उनको अपने ही कोटि के वैसे शिक्षक को खोजना पड़ेगा जो मोतिहारी जाना चाह रहे हैं। मतलब कि आपका विषय तो समान होना ही चाहिए, शिक्षक की श्रेणी तो समान होनी ही चाहिए, उसके साथ साथ आपके कोटि भी समान होने चाहिए। आप अगर सामान्य कोटि के हैं तो सीतामढ़ी से भी आप सामान्य कोटि को ही खोजिए। अगर कोई मुजफ्फरपुर से वैशाली जाना चाह रहे हैं और वो अगर एससी कैटेगरी के हैं तो उनको भी वहाँ अपना एक एससी कैटेगरी के ही शिक्षक को खोजना पड़ेगा। विषय और श्रेणी तो समान होना ही चाहिए। अब यह एक ऐसा प्रावधान जोड़ दिया गया है जिसके माध्यम से 5 से 10 शिक्षक का भी पूरे बिहार में अगर स्थानांतरण पारस्परिक रूप से हो जाए तो यह शिक्षा विभाग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैसे भी पारस्परिक स्थानांतरण से 1% से भी अधिक शिक्षकों को लाभ नहीं मिल पाता। अब तो इस प्रावधान के बाद वो भी संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर जो 7 तारीख को अधिसूचना जारी हुआ स्थानांतरण से संबंधित वह यही है। उसमें जो प्रावधान थे हमने बिंदुवार आपको उसके बारे में बताया।